कहानी की शुरुआत में एक एलियन स्पेसशिप हाइपर स्पीड के साथ अर्थ के न्यू मैक्सिको टाउन में लैंड करता है, जिसमें मौजूद एलियन अर्थ पर एक बहुत ही जरूरी मिशन के लिए आया हुआ था। उसके लिए सबसे पहले वो एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरकर अपने आप को ह्यूमन स्किन पहनाता है और बाद में वो नंगा ही पानी पानी करते हुए पास में मौजूद एक घर के गराज में खड़े टैंकर से पानी पीने लगता है। गराज का ओनर उसकी ऐसी हालत देखकर सबसे पहले तो उसको गन पॉइंट पर लेकर पुलिस वालों को वहां पर बुलाता है, लेकिन एलियन को तो इंसानों की भाषा आती ही नहीं थी। वो टूटी फूटी इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए तो पुलिस वाले उसको शॉक देकर बेहोश कर देते हैं। पुलिस स्टेशन में होश में आने पर उस एलियन के सामने फैराडे नाम की एक पुलिस ऑफिसर बैठी हुई थी, जो कि उससे उसके बारे में जानना चाहती थी। अब क्योंकि एलियन के पास अपना खुद का कोई भी नाम नहीं था, इसीलिए वो अपना नाम भी फैराडे ही बताता है। और अब थोड़ी ही देर में उसने अपनी इंटेलिजेंस की मदद से आसपास में मौजूद सारे पुलिस वालों को ऑब्जर्व करके इंसानों की पूरी भाषा को समझना और बोलना पूरी तरह से सीख लिया था। उसके हिसाब से वो एंथिया नाम के एक प्लेनेट से अर्थ पर एक बहुत ही जरूरी मिशन को पूरा करने के लिए आया था, जिसकी मदद से उसके प्लेनेट को बचाया जा सकता था। उस पुलिस वाली को तो इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो फैराडे से उसके किसी जानने वाले का नाम पूछती है। इस पर फैराडे उसको जस्टिन नाम की एक औरत के बारे में बताता है, जो कि पहले के टाइम पर एक बहुत ही कमाल की साइंटिस्ट हुआ करती थी, पर अपने बीमार पिता जोसाई का ध्यान रखने के लिए उसको अपनी रिसर्च को बीच में छोड़ना पड़ा और अभी के लिए वो बायोहैजार्डस वेस्ट को साफ करने का काम करती थी, जिससे ही वो अपने पिता जोसाई और अपनी बेटी मॉली का ध्यान रखती थी। जस्टिन को जब पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है तो वो फैराडे को देखकर पहचानने से साफ मना कर देती है, पर तब फैराडे उसके सामने उसकी ही रिसर्च के कुछ एल्गोरिथम के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद जस्टिन एकदम शॉक रह गई थी। फैराडे के हिसाब से जस्टिन के पास उसे किसी खास आदमी ने भेजा था और जस्टिन जो भी रिसर्च कर रही थी वो पूरी तरह से सही थी, उसमें बस थोड़े से चेंजेस की जरूरत थे और अगर जस्टिन चाहती तो फैराडे उसकी पूरी मदद कर सकता था। लेकिन अभी जस्टिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। तो वो पुलिस वाले फैराडे को भी छोड़ देते हैं और फैराडे उस पुलिस स्टेशन से निकलते निकलते उस मोटी पुलिस वाली का फोन चुरा लेता है। फोन में लोकेशन ट्रैक करते हुए वो एक पॉन शॉप के पास पहुंच गया था, जहां पर अंदर जाने से पहले वो काफी सारी गोल्ड रिंग की उल्टियां करता है और अंदर जाकर उन सभी गोल्ड रिंग को बेचकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद लेता है। पॉन शॉप की ओनर भी इतनी सारी गोल्ड रिंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। उस गोल्ड की प्योरिटी चेक करने के बाद उसने फैराडे को काफी सारे पैसे भी दे दिए थे। फैराडे को उन पैसों की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से एक गैजेट को बनाता है, जिसकी मदद से वो कुछ सिग्नल को ट्रेस करते हुए एक डेजर्ट एरिया की तरफ जाने लग गया था। रास्ते में उसकी जेब से पैसे उड़ते हुए इधर उधर गिर रहे थे और उसको पैसों की तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। आगे वो अपने प्लेनेट को इमेजिन करते हुए अपने सामने दो बड़े बड़े टावर को नोटिस करता है, पर तभी अचानक से उसके मुंह पर दो चोर आकर घुसंड मारते हैं। वो फैराडे से उसके सारे पैसे छीनना चाहते थे, पर फैराडे को तो पता ही नहीं होता कि वो लोग उसको क्यों मार रहे हैं। लेकिन किस्मत से पास में से जस्टिन गुजर रही थी, जो कि फैराडे को यूं पिटता हुआ देखकर अपने पास मौजूद गन की मदद से उन चोरों को डराकर वहां से भगा देती है। तब फैराडे जस्टिन का शुक्रिया करते हुए उसको ही काफी सारे पैसे देता है और उससे मांग करता है कि वो उसको उस जगह पर छोड़ दे जहां पर वो जाना चाहता है। जस्टिन को भी अभी पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, इसीलिए वो फैराडे को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसकी लोकेशन की तरफ जाने लगती है। तब रास्ते में फैराडे को एंथिया के कुछ विजन्स भी आते हैं, जिसमें वो एंथिया को बर्बाद होते हुए देखता है। उनसे डरकर जब उसकी आंख खुलती है तो वो सबसे पहले तो ठंडे पानी में अपना मुंह डुबोता है और बाद में पास में बंधे घोड़ों को देखने लगता है। वो उन घोड़ों को शांत देखकर भी काफी ज्यादा शौक था, क्योंकि उसके प्लेनेट पर घोड़े असल में बहुत ज्यादा खतरनाक प्रेडिएटर होते थे। आगे एक डाइनर में जाने पर फैराडे जस्टिन को एक बहुत ही डिफिकल्ट एल्गोरिथम लिख कर देता है और उसको बताता है कि वो असल में एंथिया नाम के एक प्लेनेट से आया है। वो प्लेनेट पॉल्यूशन की वजह से जल्दी ही खत्म होने वाला था, पर आज से 40 साल पहले जब उनका प्लेनेट खत्म होना चालू हुआ था तो उस समय पर उनके प्लेनेट का सबसे जीनियस एलियन थॉमस अर्थ पर आकर प्लेनेट को बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहा था। उसने अर्थ पर आकर एक टेक कंपनी चालू करी थी, जो कि आज काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है, पर तब से लेकर आज तक थॉमस अपने घर में नहीं आया था और अभी के लिए बस थॉमस की टेक्नोलॉजी ही थी जिसकी मदद से एंथिया के प्लैनेट्स को बचाया जा सकता था। इवन वो रहस्यमय इंसान थॉमस ही था जिसने खुद फैराडे को जस्टिन के पास भेजा था, क्योंकि अगर थॉमस की टेक्नोलॉजी फैराडे को मिल भी जाती तब भी अकेले वो उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकता था। उसको पक्का किसी और के साथ की जरूरत पड़ने वाली थी और पूरी अर्थ पर सिर्फ जस्टिन ही ऐसी थी जो कि उस टेक्नोलॉजी को समझने के काबिल थी।
रास्ते में ये सारी बातें सुनते सुनते जस्टिन पूरी तरह से पक जाती है और जैसे ही फेरेडे अपनी लोकेशन के थोड़ा सा पास में होता है तो जस्टिन गुस्से में उसको गाड़ी से उतारकर गाड़ी को घुमाकर वहाँ से जाने लगती है। अभी फेरेडे भी पैदल पैदल डेजर्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसके डेजर्ट के पास पहुंचते ही अचानक से वहां पर एक टॉर्नेडो आने लगता है। फेरेडे तो उस टॉर्नेडो के अंदर ही जा रहा था, जो देखकर जस्टिन तुरंत ही उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश करती है, मगर फेरेडे उसकी बात को नहीं सुनता और टॉर्नेडो में जाकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही फेरेडे अचानक से थॉमस की एक जगह पर पहुंच गया था, जहां पर उसके सामने थॉमस उससे बातें कर रहा था। तब जाकर फेरेडे को पता चलता है कि असल में थॉमस ने एक मशीन बनाई थी जिसकी मदद से लिमिटलेस पावर को जनरेट करा जा सकता था, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले ही CIA वालों को उसके एलियन होने के बारे में पता चल गया और उन लोगों ने उसकी कंपनी को अपने अंडर कर लिया। वो लोग उस समय पर थॉमस को भी पकड़ना चाहते थे, इसीलिए उस समय पर थॉमस को अपनी जान बचाने के लिए एक सुनसान जगह पर जाकर अकेले रहना पड़ा और आज भी थॉमस उसी जगह पर CIA वालों से छुपा हुआ था। एंथिया को भी अभी एक पावर सोर्स की जरूरत थी और उसकी मदद से ही एंथिया को बचाया जा सकता था, लेकिन वो डिवाइस भी अभी पूरी तरह से बना नहीं होता। इसीलिए फेरेडे को अगर एंथिया को बचाना था तो सबसे पहले तो उसे किसी तरह से ओरिजिन कंपनी में दाखिल होना पड़ेगा और बाद में उस एक्सपेरिमेंट को हासिल करके उसको पूरा भी करना पड़ेगा। और फेरेडे को जस्टिन की मदद भी उसी टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने में लगने वाली थी, क्योंकि जस्टिन ही ऐसी थी जो कि उस मशीन में यूज होने वाले कंपोनेंट के साइंटिफिक टर्म को अर्थ के हिसाब से फेरेडे को समझा सकती थी। फेरेडे भी तब सब कुछ करने के लिए मान जाता है और अपनी ट्रांस स्टेट से बाहर आ जाता है, पर अब तक उसकी बॉडी काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से पूरी तरह से डिहाइड्रेट हो चुकी थी। और इस तरह से जस्टिन जब उसकी शक्ल देखती है तो वो डर के मारे 780 की रफ्तार से तुरंत वहां से निकल जाती है। फेरेडे तब अपने आप को सही करने के लिए पास के डाइनर में जाकर काफी सारा पानी पीता है और बाद में एक बारटेंडर से बात करने पर उसे पता चलता है कि ओरिजिन का मेन हेडक्वार्टर सिएटल में था। दूसरी तरफ वर्जीनिया में क्ले नाम का एक CIA एजेंट अपनी फॉस्टर मदर फिंच के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रहा था और फिंच ही असल में ऑफिस डिपार्टमेंट में उसकी बॉस भी थी। फिंच को उस डेजर्ट में अचानक से आए हुए टॉर्नेडो के बारे में पता चला था और उस टॉर्नेडो में से कुछ सिग्नल्स भी निकल रहे थे। वैसे ही सिग्नल वाला टॉर्नेडो असल में उस जगह पर आज से 45 साल पहले आया था और पिछली बार की वारदात एलियन से जुड़ी हुई थी। इसीलिए फिंच चाहती थी कि क्ले जाकर उस टॉर्नेडो के बारे में और भी काफी सारी चीजें पता करे और अभी के टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान ऐसा जिंदा बचा हुआ था जो कि उसको 45 साल पहले आए टॉर्नेडो के बारे में सारी सच्चाई बता सकता था। इसीलिए तब क्ले भी उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ फेरेडे एक टैक्सी ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट में पहुंच गया था और टैक्सी से उतरने से पहले उसने टैक्सी ड्राइवर की ID को भी चुरा लिया था। लेकिन जैसे ही वो एक्सरे मशीन के पास पहुंचता है वैसे ही एक्सरे मशीन से निकलने वाले सिग्नल से उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा हार्म होने लगता है और वो पास में जाकर बहुत सारी पानी की उल्टियां कर देता है। तो पुलिस वाले आकर उसको संभालते हैं और यहाँ पर भी वो अपने जान पहचान के लोगों में जस्टिन का नाम बताता है। अब वैसे तो जस्टिन उसकी सच्चाई के बारे में जान चुकी थी, पर अभी वो उसकी मदद करने के लिए आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर फेरेडे के एलियन होने के बारे में किसी को पता चल जाता तो वो लोग फेरेडे को पकड़कर उसके ऊपर बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करते। अब फेरेडे को छुड़वाकर जस्टिन उसको अपने घर में ही लेकर जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो फेरेडे की मदद करना चाहती है। तब फेरेडे जस्टिन को बताता भी है कि असल में उसे जस्टिन की मदद न्यूक्लियर फ्यूजन प्लाज्मा मॉडल बनाने के लिए है, जो कि एनर्जी का एक लिमिटलेस सोर्स था। अपनी रिसर्च को छोड़ने से पहले खुद जस्टिन भी उसके ऊपर वर्क कर रही थी और वो लगभग उस काम को खत्म कर चुकी थी। वहीं क्ले उस आदमी को ढूंढते हुए अलास्का के जंगलों में पहुंच गया था, पर जैसे ही वो जंगल में मौजूद एक घर के पास जाता है वैसे ही ग्रॉगरी नाम का एक बूढ़ा आदमी उसके ऊपर अटैक करके उसको बेहोश कर देता है। इसके बाद जब क्ले की आंख खुलती है तो वो ग्रॉगरी के घर के अंदर चेयर से बंधा हुआ था और ग्रॉगरी उससे जानना चाहता था कि वो उस जगह पर क्यों आया है। पर जैसे ही क्ले उसको सिग्नल वाले टॉर्नेडो के बारे में बताता है वैसे ही ग्रॉगरी डरते हुए एलियन और ह्यूमन की लड़ाई के बारे में कुछ बातें करने लगता है और बाद में गन से खुद को ही शूट करके खत्म कर लेता है। ग्रॉगरी के इस तरह के रिएक्शन को देखकर क्ले ये बात तो समझ गया था कि ग्रॉगरी के घर में उसे एलियन से रिलेटेड कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ पर धुड़िया मुसिया करना चालू कर देता है और जल्दी ही उसको कुछ टेप रिकॉर्डर्स मिलते हैं, जिनको देखने के बाद उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर थॉमस सच में एक एलियन था और ग्रॉगरी भी उसके साथ ही काम करा करता था। ग्रॉगरी को जब से डॉक्टर थॉमस की सच्चाई के बारे में पता चला था तब से वो काफी ज्यादा डर गया था और उसे हमेशा यही लगता था कि कहीं कोई दूसरी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन अर्थ पर आकर अर्थ के लोगों को जान से न मार दे।
खैर अब उस टेप को अपने पास में रखकर क्ले उस पूरे घर में आग लगा देता है और तुरंत ही वहाँ पर से फिंच के पास पहुँच जाता है। फिंच भी उस टेप को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और उसे समझ में आ गया था कि अगर दोबारा से ये टॉर्नेडो आया है तो एक बार फिर से अर्थ पर एक दूसरा एलियन आ चुका है। किसी भी हालत में उन लोगों को उसे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करा गया तो हो सकता है कि वो एलियन पूरे अर्थ को ही तबाह कर दे। वहीं रात में जस्टिन के घर में डिनर करते हुए फैराडे को अचानक से पता चलता है कि जस्टिन के पिता जोसाई असल में पैरालाइज थे और कहीं ना कहीं वो अपने आप को पूरी फैमिली के ऊपर बर्डन बना करते थे। इसीलिए तो फैराडे उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। फिर रात में जब जोसाई अपने कमरे में सो रहा था तब फैराडे उसके कमरे में जाकर उसके गले को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो अपनी बॉडी की कुछ एनर्जी को उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने लग गया था। इससे आसपास मौजूद सारे इलेक्ट्रॉनिकल आइटम मेल फंक्शन करने लगते हैं और जस्टिन भी तुरंत ही भागती हुई अपने पिता के रूम में आती है। लेकिन रूम में घुसते ही उसकी आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसके पिता अपने दोनों पैरों पर खड़े हुए थे और अब वो सही से बात भी कर पा रहे थे। पर क्योंकि अभी फैराडे की एनर्जी पूरी तरह से डाउन हो गई थी, इसीलिए वो जमीन पर पड़ा होता है। पर तभी अचानक से उसकी बॉडी से अजीब सा ब्लैक सब्सटेंस बाहर आता है, जो कि अगले ही पल हवा में उड़कर एवेपोरेट हो गया था। फैराडे भी अब अगले दिन तक पूरी तरह से सही हो जाता है और अब जस्टिन भी सुबह सुबह मॉली को जोसाई के भरोसे छोड़कर फैराडे के साथ सिएटल की तरफ निकल जाती है। लेकिन रास्ते में जस्टिन को समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर उन्हें थॉमस की टेक्नोलॉजी मिल भी गई तो बिना सोर्स ऑफ एनर्जी के वो उसको चालू कैसे करेंगे। इस पर फैराडे कार रुकवाकर जस्टिन को पास में पड़ी हुई एक खराब ऑयल डेकर मशीन के पास लेकर जाता है और अपने पास में से एक लोटस जैसा ग्लोइंग डिवाइस निकालकर उस मशीन के अंदर डाल देता है, जिससे अचानक से वो ऑयल डेकर मशीन प्रॉपर्ली वर्क करने लग गई थी। और असल में ये छोटा सा डिवाइस एक तरह का क्वांटम फ्यूजन पावर सोर्स था, जिसकी मदद से लंदन जैसे एक बहुत ही बड़े शहर को एक साल तक बिना किसी दिक्कत के बिजली दी जा सकती थी। लेकिन ये वाला डिवाइस बस एक प्रोटोटाइप था और उसमें लिमिटेड ही पावर थी। पर थॉमस के एल्गोरिथम की मदद से वो इस छोटे से डिवाइस को लिमिटलेस पावर सोर्स में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि थॉमस का प्रोजेक्ट एक डिवाइस के साथ साथ एक तरह का ब्लूप्रिंट भी था, जिससे लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी को बनाया जा सकता था। अब आगे चलते हुए वो लोग पास के एक मोटल में रात बिताते हैं, जहां बातें करने पर जस्टिन को ये बात पता चलती है कि अर्थ भी अब धीरे धीरे काफी ज्यादा विकसित हो रहा है और अगर इसी तरह से हालात चलते रहे तो आगे आने वाले 2030 तक यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और यहाँ का पानी भी पूरी तरह से सूखने लगेगा, जिससे ओवरऑल पोल्यूशन बढ़ जाएगा और अर्थ भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तब जस्टिन डिसाइड करती है कि अगर वो लोग एक लिमिटलेस पावर सोर्स को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके ब्लूप्रिंट को फैराडे इसी जगह पर छोड़ देगा, ताकि अगर बाद में अर्थ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो वो लोग भी अर्थ पर लिमिटलेस सोर्स ऑफ एनर्जी को बनाकर ह्यूमैनिटी को बचा सके। वहीं दूसरी तरफ क्ले अभी किसी भी हालत में थॉमस को ढूंढना चाहता था, जिसके लिए वो फिंच से परमिशन लेता है और लीसा नाम की एक औरत के पास जाकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं जस्टिन और फैराडे भी अगली सुबह तक सिएटल शहर में पहुंच गए थे, जहां जाने के बाद जस्टिन फैराडे को हैच नाम के एक आदमी के पास ले जाती है, जो कि अब ओरिजिन कंपनी का मालिक था। असल में CIA वालों ने ओरिजिन कंपनी को थॉमस से लेकर एक बूढ़े आदमी को दे दिया था, जिसके 2 बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम ईडी होता है और दूसरा हैच था। ईडी ही अभी ओरिजिन कंपनी में सारे कारोबार को संभाला करती थी, पर क्योंकि हैच काफी ज्यादा क्लमसी था, इसी वजह से उसको ईडी ने कंपनी से बाहर निकाल दिया था। फैराडे तब अपने लिखे हुए एल्गोरिथम हैच को दिखाता है, जो देखने के बाद हैच पूरी तरह से शॉक हो गया था, क्योंकि उसने ऑलरेडी उन एल्गोरिथम को अपनी कंपनी के कुछ पेटेंट्स पर देखा था और फाइनली अब उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि फैराडे भी एक एलियन है। पर क्योंकि फैराडे की मदद से सच में वो लोग क्वांटम फ्यूजन पावर सोर्स को बना सकते थे, इसीलिए तब हैच भी उन लोगों की मदद करने का डिसाइड करता है। कंपनी में एंटर करवाने के लिए वो उनको अपने साथ कंपनी के ही एक एग्जीबिशन में लेकर जाने वाला था, जहां पर अपना बस प्रोटोटाइप दिखाकर वो लोग बड़े आराम से उस कंपनी के अंदर दाखिल हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो एग्जीबिशन अलास्का में होने वाला था और जस्टिन ड्राइव कर अगले दिन तक अलास्का नहीं पहुँच सकती थी। पर वो लोग एयरपोर्ट से भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर मौजूद एक्सरे मशीन की वजह से फैराडे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती। इसीलिए तब हैच अपने कुछ कॉन्टैक्ट की मदद से एक प्राइवेट जेट का इंतजाम करवाता है और वो लोग एक प्राइवेट जेट की मदद से अलास्का की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन हवा का प्रेशर चेंज होने की वजह से फैराडे की बॉडी अचानक से एक बलून की तरह वर्क करने लग गई थी और जस्टिन उसके फेस को दबा दबा कर उसकी बॉडी को फटने से रोक रही थी। एयर होस्टेस तो ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, पर हैच वहाँ पर ये बोलकर बात को संभाल लेता है कि ये सारी चीजें बस एक एलर्जी की वजह से हो रही थी।
अब थोड़ी ही देर में वो लोग अलास्का की एक बहुत ही शानदार पार्टी में पहुंच गए थे, जहां पर काफी सारे साइंटिस्ट अपने नए नए प्रोजेक्ट को दिखाने वाले थे, ताकि उनको पूरा करने के लिए वो ओरिजिन कंपनी से फंडिंग ले सके। हैच को वहां पर देखकर सब लोग उसका काफी ज्यादा मजाक बना रहे थे, इसीलिए तब हैच तुरंत ही ईडी के पास जाकर उससे एक मौका मांगता है, पर ईडी उसको सबके सामने काफी ज्यादा बेइज्जत करती है। लेकिन हैच अभी हार नहीं मानता। उस पार्टी के दौरान फैराडे की एक तोते से काफी ज्यादा बहसबाजी भी हो गई थी और ये सीन सच में काफी ज्यादा फनी था। खैर, अब सारे साइंटिस्ट जब अपनी अपनी रिसर्च को एडी के सामने रख रहे थे, तो उस समय पर फैराडे तुरंत ही एक साइंटिस्ट की रिसर्च को देखकर उसकी इक्वेशन को जाकर सबके सामने सही करता है, जो देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इसके बाद तुरंत ही फैराडे ने वहाँ पर अपने डिवाइस के प्रोटोटाइप को निकाल दिया था, जिससे आसपास की सारी बिल्डिंग पूरी तरह से जगमगाने लगती हैं। ये देखकर तो एडी समेत सारे लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और एडी अब फैराडे के प्रोजेक्ट को ही फंड करने का डिसाइड करती है। अब इस प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप की वजह से ही फैराडे इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था कि अगली सुबह तक उसके होटल रूम में काफी बड़ी बड़ी टेक कंपनी से काफी सारे गिफ्ट्स आने लग गए थे। वहीं लिसा अभी भी थॉमस के बारे में पता करने में लगी हुई होती है और तब उसको मैरी नाम की एक नन के बारे में पता चलता है, जिसके साथ पहले के समय पर थॉमस रहा करता था। अब जैसे ही लिसा इस बारे में क्ले को बताती है, तो क्ले तुरंत ही मैरी से मिलने के लिए चला तो जाता है, लेकिन मैरी से बात करके भी उसको थॉमस की लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वहीं अभी फैराडे, जस्टिन और हैच को मीटिंग करने के लिए ईडी ने अपने घर में बुलाया था, जहाँ पर उसका छोटा बेटा क्लाइव भी मौजूद होता है। उस मीटिंग के दौरान ईडी चाहती थी कि फैराडे के प्रोजेक्ट में जस्टिन का कोई भी रोल ना रहे, क्योंकि जस्टिन के एक प्रोजेक्ट की वजह से उसके पति की जान चली गई थी और इसी वजह से उसे पहले के समय पर ओरिजिन कंपनी से निकाल दिया गया था। पर अभी फैराडे इन सारी बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन लोगों से बस थॉमस के बारे में पूछने लगता है। इस पर क्लाइव से उसको म्यूजिक के कुछ नोट्स के बारे में पता चलता है, जो कि पहले के टाइम पर थॉमस उसी जगह पर छोड़ गया था और अभी भी उन नोट्स के रिकॉर्ड क्लाइव के पास पड़े हुए थे। क्लाइव तब अकेले में फैराडे को अपने रूम में उन नोट्स को सुनाने के लिए लेकर जाता है, पर वहाँ पर जाने के बाद वो स्मोकिंग करने लग गया था, जिससे फैराडे की हालत बुरी तरह से बिगड़ने लगती है। क्लाइव तब फैराडे से जानना चाहता था कि वो असल में कौन है, पर फैराडे उसको उन नोट्स को सुनाने के लिए फोर्स करता रहता है। इसके बाद जैसे ही उन नोट्स को प्ले करा जाता है, तो फैराडे को पता चलता है कि उन नोट्स में थॉमस ने अपनी बीवी के लिए एक आखिरी मैसेज छोड़ा था, जो कि एंथिया प्लैनेट पर 40 साल पहले रह गई थी। उन म्यूजिक के प्ले होते ही पास में मौजूद सारे के सारे घोड़े काफी ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे और वो क्लाइव के रूम के पास आकर उसके कांच के ऊपर अटैक करने लगते हैं। फैराडे तो पास में मौजूद एक बॉल को उठाकर तुरंत ही सारे कांच को तोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि कहीं न कहीं ह्यूमंस ने थॉमस के दिमाग के ऊपर इतना ज्यादा असर डाला था कि थॉमस जैसा स्ट्रॉन्ग मैन भी काफी ज्यादा अकेला पड़कर पूरी तरह से टूट गया। उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर तुरंत ही जस्टिन उसके पास आकर उसे संभालने लगती है और उसे समझाती है कि ह्यूमंस में काफी अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। उस तरह के इमोशन फैराडे के प्लैनेट्स में नहीं हुआ करते थे, इसीलिए उसे ऐसी चीजें फील करने के बाद काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ लिसा को रिसर्च करते हुए फैराडे के प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाता है और वो फैराडे के एलियन होने के बारे में समझ जाती है। तुरंत ही वो इस बारे में क्ले को बताती है और क्ले भी फैराडे की लोकेशन की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही देर में वो ईडी के पास पहुंच गया था, पर तब तक फैराडे, जस्टिन और हैच वहां से जा चुके होते हैं। क्ले के दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा होता है, इसीलिए वो ईडी से फैराडे के प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने को बोलता है और अभी उसे फैराडे के एलियन होने के बारे में कुछ भी नहीं बताता। शुरू में तो ईडी ने उसके मुंह पर इस काम को करने से साफ मना कर दिया था, पर क्योंकि ओरिजिन कंपनी को CIA वालों ने ही ईडी के पिता को दिया हुआ था, इसीलिए अगर वो चाहते तो वो ओरिजिन कंपनी के ऊपर वापस से अपना कब्जा कर सकते थे। तो मजबूरन ईडी को भी उसकी बात को मानना पड़ता है और रात के डिनर पर वो एक बार वापस से फैराडे, हैच और जस्टिन को अपने घर में बुलाती है। उसी टाइम पर फैराडे के सामने ये चीज भी आती है कि पहले के टाइम पर जस्टिन भी क्वांटम फ्यूजन पावर सप्लाई डिवाइस के ऊपर काम कर रही थी और उसको उस एक्सपेरिमेंट को करने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उसने विदाउट परमिशन ही उस डिवाइस को अपने पति के ऊपर यूज करा था, जिससे मौके पर ही उसके पति की डेथ हो गई थी और बाद में उसको कंपनी से निकाल दिया गया था। जस्टिन इस बात की वजह से वैसे ही काफी ज्यादा दुखी होती है, लेकिन तब वो फैराडे के सामने कन्फेस भी करती है कि उस समय पर वो क्वांटम एनर्जी को जनरेट भी कर पाई थी और क्योंकि अभी के वर्ल्ड के हिसाब से थोड़ी सी भी क्वांटम एनर्जी जनरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इसीलिए तब जाकर फैराडे को समझ आ जाता है कि जस्टिन सच में काफी ज्यादा जीनियस है और इसीलिए थॉमस ने फैराडे को जस्टिन के पास भेजा था। इसीलिए तब फैराडे साफ कह देता है कि अगर जस्टिन उसके प्रोजेक्ट में साथ नहीं रहेगी तो वो भी ओरिजिन कंपनी के साथ कोई डील साइन नहीं करेगा। इसीलिए तब ना चाहते हुए भी ईडी को जस्टिन के साथ भी डील को साइन करना पड़ता है और डील मिलने के बाद फैराडे और जस्टिन काफी ज्यादा खुश होते हैं। और क्योंकि अब जस्टिन को काम मिल गया था, इसीलिए वो अपनी फैमिली को भी इसी जगह पर लाना चाहती थी।
अभी वो 3 दिन के लिए अपने गांव की तरफ चली जाती है ताकि वो जोसाई और मॉली को भी वहां पर लेकर आ सके। फैराडे तब उसको रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि जल्दी से जल्दी वो थॉमस की मशीन पर काम करना चालू करना चाहता है, पर अभी जस्टिन उसे कुछ टाइम को अकेले ही वर्क करने को बोलकर वहां से चली जाती है। इसके अगले दिन फैराडे हैच के साथ ओरिजिन कंपनी की उस जगह पर जाता है जहां पर पहले थॉमस काम करा करता था। वहां पर वापस जाने के बाद तुरंत ही उसने थॉमस के प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करना चालू कर दिया था, पर उस प्रोजेक्ट को लेकर वो इतना ज्यादा सीरियस था कि वो अपनी टीम से ज्यादा काम करवाता रहता है और उन्हें टॉयलेट भी जाने नहीं देता। इसीलिए तब हैच उसके पास आकर उसको समझाता है कि इंसान को काम करने के लिए आराम की भी जरूरत होती है। हैच को भी अभी क्ले के CIA में होने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर क्ले ने फैराडे के एक्सपेरिमेंट वाली जगह पर काफी सारे कैमरेज लगाए हुए थे। वो उसकी हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा था ताकि जैसे ही फैराडे मशीन को बना ले वैसे ही CIA वाले फैराडे को पकड़कर उससे थॉमस की लोकेशन के बारे में भी जान सके। वहीं फैराडे ने जैसे तैसे थॉमस के मॉडल के ऊपर काम करना चालू तो कर दिया था, पर अभी वो मॉडल इनकम्प्लीट था और फैराडे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि उस मॉडल को चालू कैसे करा जाए। वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था पर अभी भी उसको कुछ भी समझ नहीं आता। इसीलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर तुरंत ही एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। वो औरत थॉमस की सच्चाई के बारे में जानती थी और उसके साथ वो पहले काम भी कर चुकी थी। वो फैराडे से मिलकर उसको मोटिवेट करती है और एंथिया की हिस्ट्री के बारे में याद दिलवाती है। असल में अर्थ और एंथिया ये दोनों प्लेनेट ही एक समय पर स्पेस में टकरा गए थे, जिसके बाद से ही उनमें लाइफ फॉर्म पनपनी चालू हुई थी। अर्थ पर ह्यूमंस अपने हिसाब से जीना पसंद करते थे और उनके पास काफी सारे इमोशंस थे। वहीं एंथियंस काफी ज्यादा सिस्टमैटिक थे और वो हर एक काम को सिस्टम के हिसाब से करना पसंद करते थे। वो लोगों के प्रोफेशन को भी अपने पास मौजूद टेक्नोलॉजी की मदद से ही चूज करा करते थे, जिससे उनके मन में किसी के भी काम को लेकर कोई भी इमोशन नहीं होता था। वो बाकी सारे इमोशंस को भी फील नहीं कर पाते थे और इसीलिए थॉमस ने इसी तरह की टेक्नोलॉजी को बनाया था जिसे सिर्फ कोई इंसान ही समझ सके। इसीलिए अभी अगर फैराडे को थॉमस के प्रोजेक्ट को चालू करना था तो उसको और ज्यादा इंसानों की तरह बनना पड़ेगा और अलग अलग इमोशन के बारे में सीखना पड़ेगा। ये जानकर फैराडे तुरंत ही उस औरत को अपने साथ उस मॉडल के पास लेकर जाता है, लेकिन वो औरत ना जाने क्यों पर थॉमस के मॉडल को पागलों की तरह तोड़ने की कोशिश करने लगती है। फैराडे तब उसको रोकने की कोशिश करता है पर अभी भी वो नहीं रुकती, जिस कारण से फैराडे को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसको इधर उधर धक्का देते हुए बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। मगर अचानक से जब फैराडे की नजर एक शीशे में पड़ती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके साथ वो औरत असल में थी ही नहीं। रियलिटी में वो औरत बस उसकी सोच थी जो कि ड्रिंक करने की वजह से उसको अपने सामने दिखाई दे रही थी। और अभी जब फैराडे मॉडल को वापस से ध्यान से देखता है तो कुछ सोचते हुए वो पास में पड़े ट्रांसपेरेंट बोर्ड को मॉडल के सामने लगाने लगता है, जिससे धीरे धीरे अब उसको समझ में आने लग गया था कि थॉमस का मॉडल उनके ही प्लेनेट के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। जो जानकर थॉमस को काफी ज्यादा खुशी होती है क्योंकि फाइनली वो उस मॉडल को समझ गया था। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसे उस मॉडल को चालू करना नहीं आता था। दूसरी तरफ हैच अचानक से जब एक बार एडी के ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर क्ले से बात करने के बाद उसे क्ले की सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल गया था। इवन अब तक क्ले ने ईडी को भी बता दिया था कि फैराडे असल में एक एलियन है और उन्हें ये लग रहा था कि शायद फैराडे वहाँ पर ह्यूमंस को खत्म करने के लिए कोई बहुत ही खतरनाक डिवाइस बना रहा है। पर जब तक उनके पास फैराडे के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थे तब तक वो फैराडे को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब फैराडे को उस मॉडल को चालू करने के लिए जस्टिन की जरूरत थी। जस्टिन भी अब तक अपनी फैमिली को लेकर शहर में शिफ्ट हो गई होती है, पर अभी उसका सारा ध्यान जोसाई के ऊपर था, क्योंकि जोसाई की हालत धीरे धीरे काफी ज्यादा अजीब होती जा रही थी और वो अजीबोगरीब सी हरकतें करता रहता था। कभी वो होने वाली चीजों को पहले ही भांप लेता था, कभी वो रोड के बीच में जाकर मधुमक्खी के छत्ते को देखने लगता था और कभी अचानक से वो दीवारों पर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने लगता था। ये सब फैराडे का जोसाई के ऊपर अपनी पावर का यूज करने का असर था और अब धीरे धीरे जोसाई का डीएनए भी चेंज होकर एक एंथियन के डीएनए की तरह बन रहा था। अब एक दिन जब जोसाई मॉली को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है तभी अचानक से वो एक गिटार शॉप में चला जाता है और वहाँ रखे गिटार को बजाने लगता है। वो गिटार को एकदम परफेक्टली बजा रहा था, जबकि आज से पहले उसने कभी भी गिटार को नहीं बजाया था। ये देखकर शॉप का ओनर भी काफी ज्यादा शॉक होता है, पर तभी अचानक से जोसाई को एक स्ट्रोक आता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। हॉस्पिटल में तब जस्टिन फैराडे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी करती है, क्योंकि ये सारी चीजें फैराडे की वजह से ही हो रही थी। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि वो लोग जोसाई का इलाज किसी भी नॉर्मल अस्पताल में नहीं करवा सकते थे,
क्योंकि अगर उसके डीएनए चेंज होने के बारे में डॉक्टर्स को पता चल जाता तो जोसाई के लिए एक बहुत ही भारी मुसीबत हो जाती। इसीलिए तब हैच अपने एक पर्सनल डॉक्टर टेडी से जोसाई का इलाज करवाता है, जो खुद भी जोसाई के डीएनए को चेंज होता देखकर काफी ज्यादा शॉक था। पर जोसाई के टेस्ट करने के बाद वो बताता है कि जोसाई तो एकदम नॉर्मल है, उसका बस डीएनए धीरे धीरे चेंज हो रहा था और एक बार जैसे ही उसका डीएनए पूरी तरह से चेंज हो जाता तो जोसाई भी एकदम नॉर्मली बिहेव करने लगता। अब इसके अगले ही दिन जोसाई एक पेपर पर कुछ अजीब से नंबरों को लिखता है, जिसको फैराडे देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो जोसाई के द्वारा लिखे गए नंबर और साथ ही वो पहले की इक्वेशन असल में म्यूजिकल नोट थे, जिनकी मदद से ही थॉमस के प्रोजेक्ट को चालू करा जा सकता था। थॉमस को भी जैज म्यूजिक काफी ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसके मॉडल की जैज म्यूजिक थी। अब तक जो जस्टिन फैराडे के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, वो भी ये सारी बातें जानकर काफी ज्यादा शॉक होती है। और क्योंकि अब उनका मॉडल वर्क करने वाला था, इसीलिए वो लोग तुरंत ही एक पियानो को लेकर जोसाई के साथ लैब के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जोसाई से उन नोट्स को प्ले करने को बोलते हैं। फैराडे भी तब जोसाई की मदद कर रहा था और जैसे ही वो लोग उस मॉडल के सामने उस पियानो को बजाना चालू करते हैं, वैसे ही वो मॉडल सच में वर्क करना चालू कर देता है। इससे आसपास में मौजूद सारी बिल्डिंग जगमगाने लगी थी, जो देखने के बाद क्ले और एडी के तो होश उड़ गए थे। इसका मतलब कि अब वो मशीन चालू हो गई है, पर अभी भी उस मॉडल को पूरी तरह से बनाना बचा हुआ था। अब क्या फैराडे जस्टिन के साथ मिलकर उस मॉडल को कंप्लीट करके अपने प्लेनेट को बचा पाएगा, या फिर सीआईए वाले पहले ही उसको पकड़कर जेल के अंदर डाल देंगे? जानता हूँ ये सवाल काफी ज्यादा गंभीर है, पर वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो इस सवाल का जवाब आपको कल ही इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलेगा। मतलब कि इस बार आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। पर आपको ये पार्ट कैसा लगा, इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही कमेंट सेक्शन पे ये बात भी बताना कि कौन किस टाइम पर फ्री रहता है, तो जिस टाइम पर सबसे ज्यादा लोग फ्री रहा करेंगे उसी टाइम पर मैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट को अपलोड कर दूंगा। इसीलिए अगर अभी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो के सेकंड पार्ट को अपलोड करूँ वैसे ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बाकी उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।